आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। क्योंकि कल मैंने वर्णमाला भाग 1 पढ़ाया था और आज इसी का वर्णमाला भाग 2 है, तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने जो कल पढ़े थे वर्णमाला के स्वर, इसी के आगे हम पढ़ेंगे जातीयता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जातीयता के आधार पर हमें देखना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जातीयता के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जिसे जातीय स्वर कहते हैं और विजातीय। जो अपनी ही जाति से बने होते हैं उन्हें हम जातीय स्वर कहते हैं, अर्थात छोटा आ और बड़ा आ दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बड़ा आ ही बनेगा। इसको हम जातीय स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई, या फिर छोटी ई या और छोटी ई को ही मिलाएंगे तो हमारी बड़ी ई ही बनेगी। इसको जातीय स्वर कहा जाता है। अब देखते हैं विजातीय स्वर। ऐसे स्वर होते हैं जो अपनी जाति से ना बनकर अन्य जाति से बने होते हैं। जैसे कि आगे हम छोटा आ लगाते हैं पर पीछे दूसरा स्वर लगा देते हैं, विजातीय स्वर ई। इन दोनों के योग से बनने वाला स्वर ए एड़ी होता है। इन स्वरों को हम जातीयता के आधार पर रखते हैं। आगे देखते हैं, स्वर तंत्रियों के आधार पर सभी स्वर सघोष होते हैं। अर्थात क्वेश्चन आ जाए यदि के स्वर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो सभी स्वर सघोष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और स्वरों का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर किया जाता है, तो सभी स्वर अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करेंगे। कंठ के आधार पर होते हैं छोटा और बड़ा। तालव्य के आधार पर छोटी बड़ी। ओष्ठ के आधार पर छोटा ओ बड़ा ओ। कंठ तालव्य अर्थात कंठ और तालु से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें हम कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। इसमें आते हैं आपके ए एड़ी और ऐ ऐनक। आगे कंठ ओष्ठ स्वर अर्थात कंठ और ओष्ठ के संयोग से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ओ उखली और औ अरत आते हैं। अब आपके स्वर यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको नोट डालकर यहाँ पे याद रखना है कि ये जो अंग और आहा होते हैं ये अयोग वाह की श्रेणी में आते हैं। अंग आपका अनुनासिक स्वर है और आहा आपका विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो मित्रों, आपने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण पूर्ण तरीके से पढ़ लिया है। अब हम चलेंगे अपने व्यंजन वर्ण की ओर। देखिए, स्वर पूरे पढ़ने के बाद हमको अब व्यंजन वर्ण पढ़ना है। तो व्यंजन वर्ण के लिए मैंने ये एक तालिका बना रखी है, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए और जो भी आपसे वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न आपके होंगे वो यहाँ पे सभी क्लियर कराए जाएंगे। ये जो तालिका बनी है इस पूरी तालिका में 25 वर्ण लिखे हैं। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन 25 व्यंजनों को हमने 5 वर्ग के अंतर्गत रखा है। पहले वर्ग का नाम है कंठ वर्ग, इसको हम का वर्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका तालु वर्ग, इसे हम चा वर्ग के नाम से भी जानते हैं। मूर्धा तावर्ग, दंत तावर्ग, ओष्ठ तावर्ग, ये हमारे 5 वर्ग हो गए हैं। अब हमें इनके वर्गों को देखना है। तो आपके कंठ के अंतर्गत आते हैं का ख ग घ ण, ये आपके एक वर्ग के अंतर ये 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से चा वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ण, ता वर्ग के अंतर्गत
ता, ठा, ड, ढ, न। ता दंत के अंतर्गत आते हैं आपके ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, द, ध, न। ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं पा वर्ग के अंतर्गत पा, फ, व, भ, म। इन सभी को मिलाकर 25 व्यंजन होते हैं। इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में यदि क्वेश्चन आ जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो मित्रों आपको याद रखना है जो यहाँ चा वर्ग से लेके और यहाँ तक ना तक ये वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। और ये जो पंचमाक्षर हैं, पीछे के जो 5 अक्षर होते हैं, इन सभी को हम पंचमाक्षर नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे किसको हम अल्प प्राण कहते हैं और किसको महाप्राण, और किनको सघोष और किनको अघोष कहते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर। वर्ग का जो पहला और तीसरा वर्ण होता है उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे इंग्लिश में यदि का लिखेंगे तो इसमें केवल के ही आएगा, पर यदि हम खा लिख देंगे तो इसमें आपका के एच आ जाएगा। तो आपको ये अल्प प्राण और महाप्राण को याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिसमें आपका एक वर्ग के साथ में एच लग जाए, वहां पे आपका महाप्राण आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। ये आपके लिए ट्रिक थी, आपको याद रखना है। अब आते हैं हम घोषत्व की ओर। तो घोषत्व के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है उसे अघोष कहते हैं, और जो तीसरा चौथा पांचवा होता है उसे सघोष कहते हैं। देखिए यहाँ पे नोट भी हुआ है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा ये सब आपके अल्प प्राण हैं, और वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा ये आपके सघोष या अघोष होते हैं। हमने इसलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा है, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट नोट करेंगे तो इसके बाद हमें याद रहेगा कि ये यदि सघोष है तो दूसरा अघोष होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट रखा है। अब चलते हैं हम अगले व्यंजन की तरफ। अब आया अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके आते हैं या, रा, ला, वा। ये यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको इसलिए ये बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसके अंतर्गत होते हैं आपका या और वा तो अर्ध स्वर है, या और वा अर्ध स्वर है, रा आपका लुंठित या प्रकंपित है, और ला को पार्श्विक कहते हैं। इसलिए ये आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आपके सा, श, श, हा ये चारों आते हैं। ये आपका जो हा है इसको काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, नोट कर लीजिएगा, इसे काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। नासिक व्यंजन, जो हमने यहाँ पे आपको पंचमाक्षर बताए थे, इन्हीं पंचमाक्षर को आप नासिक व्यंजन नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित, इन्हीं को हम ताड़न जाट व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात प्रश्न आ जाता है यदि कि ताड़न जाट व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये हैं आपके, ये दो आपके ताड़न जाट व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में लिखा है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही।
आपको वर्णमाला से संबंधित जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं। मैं इससे और अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।